गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आपका आपके अपने फेसबुक पेज और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे हिस्ट्री की, जो कि हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है और उसी की आगे बढ़ते हुए क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं किसमें, गुप्त वंश पर। जो कि हमारा मुगल साम्राज्य है, मुगल वंश जो हमारा जो मौर्य साम्राज्य है वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। जितने भी उसकी आंतरिक बाहरिक जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पूरी तरह से उनको देख चुके हैं। और इसी क्रम में आज हम बढ़ते हुए हैं मौर्य के बाद, जो मौर्य शासन के बाद कौन सा शासन आता है, कौन सा साम्राज्य आता है, कौन सी डायनेस्टी आती है, कौन सा वंश आता है, वो आता है गुप्त वंश। कौन सा आता है? गुप्त वंश। तो अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो जो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, और मतलब ये गुप्त वंश वर्चस्व में कैसे आया। तो गुप्त वंश की अगर हम बात करें, मेरे साथ देखना आप यहाँ कहाँ, अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो ये अगर हम देखें, सपोज दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। तो ये हम जब बात करें कि गुप्तों का साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, तो जब हम बात करें मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में ये वाला जो शासन था, ये जो भाग था मगध, ये जो भाग था मगध, और जो भारत का उत्तरी भाग था, क्या भारत का जो उत्तरी भाग था, ये वाला जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो उत्तरी भाग है जिसको हम मध्य गंगा बोलते हैं, मध्य गंगा और गंगा का मैदान। तो ये जो गुप्त वंश की स्थापना की थी या नींव डाली थी, वो किसने डाली थी? वो डाली थी किसने डाली थी? श्रीगुप्त ने। किसने डाली थी? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव डाली थी। और प्रारंभ में ये शकों के सामंत थे। कौन थे? ये जो शक थे, जो विदेशी आक्रमण हुए थे, कहां से हुए थे? पश्चिम से हुए थे भारत में। और जब शकों का विखंडन हुआ, जो शक थे वो क्या है आपस में, उनका क्या है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्योत्तर काल में जब क्या है युद्ध हुए थे, तो शकों की शक्ति क्या है आपस में बिखर गई थी। और इनके जो सामंत थे, जैसे सामंत श्रीगुप्त था, तो बिखरते हुए उसने क्या है यहाँ पर अपने जो वंश है उत्तर भारत में, उसने क्या है अपना वंश की स्थापना कर दी, नींव डाल दी। किसकी? गुप्त वंश की। किसकी? गुप्त वंश की नींव डाल दी, गुप्त वंश की। तो जैसे कि जो मौर्य साम्राज्य था, उसी मौर्य साम्राज्य के बाद फिर जो गुप्त साम्राज्य आया, वो भी क्या है भारत में पूरे एक विस्तार, जो भारत में पूरा विस्तार हुआ है गुप्त साम्राज्य का। और इसे भारत में स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सी ऐसी राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक जो परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, उसमें काफी बदलाव हुआ था, कला साहित्य का भी विकास हुआ था, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है भारत युग का। अब हम बात करें श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना करी, और इसने क्या है महाराजा की उपाधि धारण की। इसके बाद इसका जो पुत्र है घटोत्कच, इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र घटोत्कच। तो घटोत्कच गद्दी पर बैठा और उसने भी क्या है महाराजा की उपाधि धारण की। तो ये जो पहले दो राजा थे किसके? गुप्त वंश के। किसके? पहले दो राजा थे गुप्त वंश के, उन्होंने सिर्फ मतलब क्या है नींव डाली। जैसे कि हम मान लें कि श्रीगुप्त ने नींव डाली किसकी? गुप्त वंश की। उसके बाद उसका लड़का, जो उसका बेटा था घटोत्कच, उसने राज्य विस्तार में कुछ ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, ताकि हम क्या है उनके बारे में और पढ़ें। तो श्रीगुप्त प्रारंभिक नींव डालने वाले, उनके बाद उसका पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये एक अच्छा क्या बोलते हैं शासक था, महान शासक था, इसको हम बोल सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो जब भी हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम की हम बात करते हैं, इसको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? गुप्त वंश का। इसको ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था, और इसने ही क्या है संमत जारी किया था। क्या है? इसने ही संमत जारी किया था, और इसने
इसने क्या है, वैशाली के जो प्रसिद्ध लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लिच्छवी की जो प्रसिद्ध राजकुमारी है कुमार देवी के साथ इसने विवाह किया था, और विवाह के बाद इसके वंश की और प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। इसके वंश की और प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। इसकी जो वंश की और प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। इसके जो वंश की और प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। और इसने क्या है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने जो चांदी और रजत मुद्राओं को चलवाया था। चांदी और रजत मुद्राओं को चलवाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसने अपने पुत्र जो समुद्रगुप्त है, कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन है? समुद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी क्या है, घोषित कर दिया था कि भाई मेरे मरने के बाद समुद्रगुप्त क्या है, ये राज्य को पूरा का पूरा संभालेगा। राज्य का जो विस्तार है वो कौन करेगा? समुद्रगुप्त करेगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अब हम बात करते हैं किसकी? समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका जो लड़का है, लड़का कौन है? समुद्रगुप्त। वो गद्दी पर बैठता है। और यहां से क्या है, जो समुद्रगुप्त के मंत्री और उनके दरबार में जो कवि थे हरिवेषण, कौन कवि का नाम क्या था? कवि का नाम क्या था? हरिषेण। क्या था? हरिषेण। उनके अनुसार क्या है, जो अशोक के अभिलेख पर अशोक का जो अभिलेख था, कहां पर? अशोक का जो अभिलेख था कहां? इलाहाबाद में। उस पर क्या है, स्तंभ लेख लिखवाया, और जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों और उनके जीवन के रिलेटेड जो भी घटनाएं थी उस अभिलेख में वर्णित हैं। ये किसने लिखवाया था? ये किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त के मंत्री और समुद्रगुप्त के जो राज्य प्रशासन में या दरबार में जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने अशोक के स्तंभ लेख पर ये सब चीजें लिखवाई थी, जो कि क्या है, इलाहाबाद में। इसी को हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्त्री में क्या लिखवाया था? समुद्रगुप्त के विजयों और उसके जीवन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई हैं वो किसने लिखवाया था? जो समुद्रगुप्त के कवि थे हरिसेन और उसके जो मंत्री थे, उन्होंने ये सब चीजें लिखवाई। किस पे? प्रयाग प्रशस्त्री पर। अगर हम बात करें ये जो प्रयाग प्रशस्त्री है वो किस भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में। वो किस भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में है और चंपू शैली में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है और चंपू शैली में है। अगर हम आगे की बात करें तो गुप्त वंश ने क्या है, अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध किए। क्या है? अनेकों युद्ध किए। 9 बार क्या है उसने उत्तर राज्यों 9 बार क्या है जो उत्तर भारत, ये जो उत्तर है, यहाँ उत्तर भारत के राज्यों को हराया था। ये जो उत्तर भारत के राज्यों को 9 बार उसने हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। और वही जो 12 जो राज्य हैं वो दक्षिण भारत के हैं, उनको पराजित किया था। बट यहाँ क्या है, पराजित करने के बाद अपने अधीन कर लिया था और इनसे टैक्स लेकर, इनसे कर लेकर इनको अपने अधीन कर लिया था। फिर उनका राज्य वापस कर दिया था। बट क्या है, कर इनसे लेता था। और जो उत्तर भारत के 9 राज्य हैं उन पर क्या है, अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। पर जो दक्षिण भारत के 12 राज्य हैं उनसे सिर्फ क्या है, कर लेता था और अपने अधीन कर लिया था। तो ये 9 राज्य कहां से? उत्तर भारत से। और जो 12 राज्य हैं दक्षिण भारत के जीत लिया था उन्होंने। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की जो 12 राज्य को उसने जीता था, उसको धर्म विजय कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको धर्म विजय कहा जाता है। और इसीलिए क्या है, इसके अलावा भी क्या है, आप देखना, उत्तर के 9 राज्य और दक्षिण के 12 राज्य, कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 6 18 और 12 6 18 और 3 21 राज्यों को कुल मिलाकर जीता था। तो कुल मिलाकर, और उसके बाद विंध्य के जो 8 जंगल राज्यों को पारित किया था, और पूर्वी हिमालय को सीमावर्ती क्षेत्र जैसे नेपाल, असम और बंगाल को पूर्व गण राज्यों को अपनी शक्ति का एहसास कराया था।
तो जब ये जो जैसे आपने एक था, अगर आप देखें कि ये जो संपूर्ण जो मतलब भाई अपना राज्य का विस्तार 9 यहाँ से 12 यहाँ से और कुछ क्षेत्र सीमावर्ती के, तो कुल मिला के पूरा का पूरा एक भारत में क्या है, एक भारत में एक एकीकरण मतलब क्या है कि संपूर्ण को बांध देना, मतलब क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक बांध देना या मतलब पूरे राज्य पर कब्जा कर लेना। इसीलिए क्या है डॉक्टर स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है कि मतलब पूरा जोड़ तोड़ के रख देना या पूरा का पूरा मतलब कब्जा कर लेना और सभी राज्यों को मिला लेना, एक जोड़ के जैसे दिया है, इसलिए क्या है इसको नेपोलियन कहा गया है भारत का। किसने? डॉक्टर स्मिथ ने कहा है इसको। अगर हम बात करें कि स्वर्ण के सिक्के, गढ़ मुद्राएं अधिक मात्रा में प्रचलित थी इसके शासनकाल में, और अपनी जो सिक्कों पर उसने व्यर्थ और पराक्रम जैसी उपाधियां अंकित करवाई। अगर हम बात करें कि श्रीलंका के राजा थे कौन? श्रीलंका के राजा कौन थे? मेघवर्मन। कौन थे? मेघवर्मन। मेघवर्मन ने क्या है समुद्रगुप्त को क्या है एक उपहार भेजा, और उपहार क्यों भेजा? क्योंकि इनको क्या है बोध गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाना था और समुद्रगुप्त ने इसकी आज्ञा दे दी थी। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक जो बौद्ध भिक्षुक था वाशुकुंद, उनको इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, ये अपने आप को क्या है, ये अपने आप को लक्ष्मी दोहित्र कहकर पुकारता था। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो अगर ये लिच्छवी में क्या थी इसकी ससुराल, उसी के वहीं की क्या है इसकी ननिहाल था। और तो जब भी आप अपने कोई ससुराल जाते हो तो वहां पर क्या है हर कोई आपका मतलब स्वागत सत्कार करता है, और बड़ी क्या है वहां आपको क्या है आप अपनी वाइफ के नाम से जाने जाते हो कि ये इसका हस्बैंड है। तो वहीं वैसे ही क्या है इसको ये सब वहां क्या है लिच्छवी के मतलब राजा बोलते थे, इसलिए क्या है इसको लिच्छवी दहलोत के नाम से पुकारा था। और ये क्या है अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता था जब इसको लिच्छवी दोहित्र कहकर बुलाते थे। और अब हम बात करते हैं इसके अगले वाले शासन किसकी? रामगुप्त की। तो जब हम रामगुप्त की बात करें तो रामगुप्त विशाखादत्त ग्रंथ के देवी चंद्रगुप्त में कहा गया है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन यह एक दुर्बल शासक था। तो एक विशाखादत्त के ग्रंथ किसकी? विशाखादत्त के ग्रंथ कौन सा है? देवी चंद्रगुप्तम। विशाखादत्त का ग्रंथ है कौन? देवी चंद्रगुप्तम। उसके अनुसार बताया गया है कि चंद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा है, लेकिन ये कैसा एक दुर्बल शासक था। कैसा था? एक दुर्बल शासक था, है ना। तो इसके काल में क्या हुआ? रामगुप्त के काल में कि भाई जो शक ने कर दिया किस पे आक्रमण? रामगुप्त पर। किसमें? रामगुप्त पर आक्रमण कर दिया किसने? शकों ने। अब जब शकों ने रामगुप्त पर आक्रमण किया तो रामगुप्त की जो पत्नी थी कौन थी? दुर्व सोमनी। तो इसने अपनी पत्नी की शादी सखों के साथ कर दी थी। इस शर्त पर रामगुप्त को छोड़ दिया था। बट उसके बाद क्या होता है कि इसी के बाद रुद्रसेन ने आक्रमण किया था किस पे? रामगुप्त पर। और एक फिर शर्त हो गई थी कि भाई जो रामगुप्त की पत्नी है उसके साथ क्या है वो शकों है उसके साथ विवाह कर देगा और रामगुप्त को छोड़ देगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो क्या है चंद्रगुप्त होता है रामगुप्त का भाई, रामगुप्त का भाई होता है वो फिर से किस पे आक्रमण करता है? रुद्रसेन पे। किस पे? रुद्रसेन पर। जो शक होता है रुद्रसेन पर उस पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके क्या है जो अपनी भाई की पत्नी है दुर्वसौमनी उसको छुड़ा लेता है। दुर्वसौमनी उसको छुड़ा लेता है और उसके साथ क्या है फिर विवाह कर लेता है। मतलब अपनी भाभी के साथ क्या है विवाह कर लेता है। क्योंकि ये जो रामगुप्त है वो एक अयोग्य शासक था। वो जब अपनी धर्मपत्नी की ही रक्षा नहीं कर सका तो फिर वो धर्मपत्नी क्या है फिर उसके साथ कैसे सकती थी। इसलिए फिर
जो रुद्रसेन को हराकर चंद्रगुप्त इसका जो भाई था वो क्या है अपनी भाभी से विवाह कर लेता है। और उसके बाद चांदी के सिक्के भी चलवाए उसने, और अपने चांदी के सिक्के पर साकारी की उपाधि अंकित करवाई। किसने? चंद्रगुप्त ने। अब उसके अगर हम बात करें किसके, चंद्रगुप्त दो, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसने अनेक प्रकार की उपाधियां धारण की, जैसे इसने अनेक प्रकार की उपाधियां धारण की, जैसे हम मान चले कि देवराज, देवगुप्त और विक्रमादित्य। इसने कई राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से अपना विवाह किया। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त को विवाह करके वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ विवाह किया था इसने अपनी पुत्री का। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद जो वाकाटक जो वंश है वो भी क्या है, उस पर भी गुप्त वंशों का शासन हो गया। दो राजधानी, एक पाटलिपुत्री और एक उज्जैन। जो गांडरी उपाधि थी वो भी क्या है, उत्तर पश्चिमी के गणों को हराकर इसने वो जो उपाधि है वो धारण की थी। चीनी यात्री जो फैयान, उसकी पुस्तक कौन सी है, फो क्यों यू की पुस्तक जो लिखी थी वो क्या है, उसमें क्या है, भारत का वर्णन है। उद्देश्य क्या था, जो फैयान आया था उसका उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म के जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसकी खोज करने और बौद्ध स्थलों को देखने के लिए कौन आया था, जो चीनी यात्री फैयान है वो आया था। क्यों? क्योंकि इसको बौद्ध धर्म के जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसकी खोज करनी थी और जो बौद्ध जो धर्म स्थल है उसको देखना था। और मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों को क्या है, देश कहा है, किसने, फैयान ने कहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी में, तो दिल्ली के पास एक मेहरौली में लोहा स्तंभ स्थापित है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनके दरबार में 9 रत्न थे, इनके दरबार में 9 रत्न थे। तो जो सुसित चित्र जो चिकित्सक है उसने सुसित जो संहिता लिखी, और कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, क्षणपक हो गया, अमर सिंह हो गया, सकुम बेताल हो गया, आर्यभट्ट हो गया, घटकपर हो गया, बारहमहर हो गए, बरूची हो गया। तो जो धन्वंतरी थे वो चिकित्सक थे, जो बाह्यमेर थे वो खगोल शास्त्री, नक्षत्र वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान के ज्ञानी थे। और अगर हम बात करें जो कालिदास थे उन्होंने क्या है बहुत से ग्रंथ लिखे, नाटक लिखे, जैसे कि मेघदूतम, शकुंतलम नाटक, शकुंतल नाटक बहुत प्रसिद्ध है ना, ऋतु संहारम, रघुवंशम, है ना, मालविका अग्नि मित्रम, है ना, विक्रमोदम लिखा है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे जो अमर से हैं, तो अमरकोश की जो व्याकरणवादी संस्कृतवादी जो उनके ज्ञाता थे। और आर्यभट्ट हम देखें गणितज्ञ थे, जो खगोल और ज्योतिष के, और इन्होंने क्या है ज्योमति और अंकगणित का भी रचा था। उसके बाद पंचसंधिका, ब्रह्म संहिता और लघु सहायता पुस्तक की भी रचना इसी काल में हुई थी। तो आज हमने क्या है, जो गुप्त वंश के जो पहले राजा से लेके 5वें राजा तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद जो 2 राजा और बचे हैं, उनमें एक आता है हमारा इसके बाद स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त और बचे हैं। उन 2 राजाओं को हम समाप्त करके फिर जो गुप्त काल की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था है उसको देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था है उसको देखेंगे, और जो गुप्तकालीन साहित्य कला है वो उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जो डिटेल है ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के जो एक प्रकार से इतिहास आपको यहाँ आपको सिर्फ सुनने को मिलेगा। यह समझाने का काम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, सिर्फ सुनने के लिए क्या है आप यहाँ आ सकते हो, और सुन के ही क्या है आप एक कहानी के रूप में इसको क्या है समझ सकते हो। बाकी समझाने के लिए डिटेल के लिए क्या है आपको क्लासेस करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ आपको क्या है सुनने के माध्यम से क्या है एक कहानी के माध्यम से क्या है आप इतिहास को आप अच्छी समझ बना सकते हो कि हम इतिहास को कैसे, मतलब इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई और कौन सा राजवंश किस वंश के बाद आया और फिर किसने शासन किया, और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है। तो यहाँ लिमिटेड वीडियो में, लिमिटेड सेशन में क्या है सिर्फ आपको सुनना होता है, और सुनने के साथ ही क्या है आपको पूरा का पूरा जो सुनने का जो
सुनने सुनने के साथ ही क्या है आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आप क्या है समझाने में बड़ा टाइम लगता है। ये जो 10-15 मिनट की वीडियो है या आधा घंटा की वीडियो है, इसमें सिर्फ क्या है बोल, अब आप समझो कि इतना बड़ा टॉपिक 10-15 मिनट की वीडियो में निपट जाता है। बट अगर जब हम समझाने को चलें कि भाई एक के ऊपर एक हम जब समझाते हैं तो समझाने में जो वीडियो का टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर हम सिर्फ क्या है कुमार गुप्त की बात करेंगे, किसकी, अगर हम सिर्फ श्रीगुप्त की बात करेंगे, घटोत्कच की बात करेंगे, चंद्रगुप्त की बात करेंगे, तो इसको समझाने में क्या है एक से 1.5 घंटा लग जाता है डिटेल में। बट यहाँ क्या है एक जो इन्फॉर्मेशन है, जो शॉर्टकट क्या है, एक परिचय है सभी राजाओं के बारे में, उनके राजवंशों के बारे में किस स्रोत से जानकारी मिलती है, और ये कैसे कैसे क्या है जो इतिहास में आगे बढ़ते हैं, इतिहास में कैसा कैसा काम करते हैं। तो ये सिर्फ शॉर्ट के माध्यम से आपको एक जानकारी दी जा रही है ताकि क्या है आप इतिहास में एक बेहतर समझ अपने आप को दे सकें, और क्या है क्या क्या जो घटनाएं हैं, क्या क्या जो परिकल्पना हुई है हिस्ट्री में, उनको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूं आपसे। आप बने रहिए हमारे फेसबुक चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। तो तब के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु। धन्यवाद।